checks and balance being employed or subjected upon the doctrine of separation of power. अब देखिए, हमने आर्टिकल 53 का सहारा लिया था कि प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर को या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी के माध्यम से शक्तियों को संचालित करेंगे, अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। लेकिन अंदर खाने की बात यह है कि आर्टिकल 53 is actually meaningless in absence of Article 74. So, Article 53 and Article 74 both should be taken together in order to provide, proper interpretation to Article 53. So, आर्टिकल 53 को हम ठीक तरीके से निर्वचित या इंटरप्रेट तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आर्टिकल 74 का सहारा नहीं लेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आर्टिकल 74 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 74 कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 53 और 74 के रिलेशनशिप पे सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपना विचार प्रकट किया है। कई सारी केसेस हैं, जैसे राम जवाया वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब केस, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस, इवन गोलकनाथ केस का भी रेफरेंस ले सकते हैं, गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब केस, आप इनका भी रेफरेंस ले सकते हैं, केशवानंद भारती का। और सबसे मजे की बात 96 की, मतलब इस दिशा में जो लेटेस्ट मैं कह सकता हूं, पी कनादसन वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस। इन सब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को समझाने का प्रयास किया है, किस रूप में हमारे यहां है। तो अगर हम केवल 53 और 74 के रिलेशनशिप की बात करें तो इनके रिलेशनशिप को बताने में दो केसेस का आप हवाला देंगे, राम जवाया वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब और इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। इन सारे अवसरों पर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि माना कि आर्टिकल 53 संघीय कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में यह कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति निभाएंगे या संघ की कार्यपालिका शक्तियों का उपभोग राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन हकीकत में राष्ट्रपति ऐसा नहीं करेंगे। ये केवल नाम के लिए ऐसा है, काम तो कोई और करेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और कोर्ट डिफाइन करता है, कहता है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में दो हेड्स होते हैं, एक हेड ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा हेड ऑफ स्टेट, जिसको हम हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। जिसे भारत में प्रेसिडेंट को ज्यादातर केसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कह के बोला जाता है, ठीक है। हालांकि कई सारे ऐसे भी मत हैं जो ये मानते हैं कि इंडियन प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं है, रबर स्टैंप है। और ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि इंडियन प्रेसिडेंट को मतलब रबर स्टैंप की टर्मिनोलॉजी से न नवाजा जाए, इससे बचने के लिए हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो चाहे कोई भी हेड हो जाए, इनके पास पावर तो नॉमिनली रहेगा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हेड ऑफ गवर्नमेंट ही पावरफुल होता है, डिफेक्टो पावर्स उसी के पास होते हैं। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट के पास होते हैं, लेकिन वहां टू हेड्स होते ही नहीं, सिंगल हेड की व्यवस्था होती है। एक ही व्यक्ति राज्य का भी प्रमुख होगा, सरकार का भी प्रमुख होगा, ठीक है ना। हाँ,
तो आर्टिकल 53 को डिफाइन करते हुए कहा गया कि वो नाम के लिए कार्यपालिका शक्तियों का निर्वहन राष्ट्रपति करेंगे, हकीकत में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो फिर ये कहा गया कि क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइजरी रोल में है, राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्तियों के उपभोग के संदर्भ में केवल सलाह देगी? कोर्ट ने चुटकी लेते हुए कहा कि हकीकत में प्रेसिडेंट सलाह देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। और क्यों प्रेसिडेंट सलाह देंगे? क्योंकि आमतौर पे भारत में एक ट्रेंड रहा है कि प्रेसिडेंट अमूमन अधिक उम्र वाले लोग बनते हैं, और यह भी देखा गया कि ज्यादातर लोगों के पास लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव होता है। तो प्रेसिडेंट से यह अपेक्षा की जाती है कि मंत्रिपरिषद को अपने राजनीतिक अनुभव से लाभान्वित करें और वही सलाह दें। मतलब इन सब का निचोड़ यही है, निष्कर्ष यही है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नाम राष्ट्रपति का होगा, काम कौन करेगा? सरकार का मुखिया। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा जो भी सलाह दी जाएगी, अब मैं कह रहा हूं कि देखिए मैं आपको सलाह देता हूं और फिर बोलूं ये तो आपको मानना पड़ेगा। मतलब आपके पास मेरी सलाह को खारिज करने का कोई विकल्प नहीं है। तो बताइए किसकी दबंगई हुई, मेरी कि आपकी? अब जब सलाहकार की हुई ना, हाँ, तो ऐसा सलाहकार तो फिर नाम का ही सलाहकार है ना, कोई मतलब नहीं है। अब इसको इंदिरा जी ने प्रमाणित भी कर दिया 76 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ये कहा, ये भुलावे में मत रहिए कि 74 में जो कहा गया है उसके अनुसार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सलाहकार होगी, नहीं। हम जो भी सलाह आपको देंगे आप उसे मानने के लिए बाध्य हैं। समझ रहे मेरी बात? शब्द मेरे होंगे, निर्णय मेरे होंगे, इच्छा मेरी होगी, आप बस कलम चलाएंगे। समझ रहे? हाँ, तभी आप देखते होंगे राष्ट्रपति जब भी संसद के दोनों सदनों की साझी बैठक को संबोधित करते हैं तो अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में गिनाते हैं और हर बार बोलते हैं मेरी सरकार। अब चाहे वो कट्टर विपक्षी दल से ही क्यों ना आते हों, फिर भी बोलना पड़ता है मेरी सरकार। ठीक है, जो राजनैतिक रूप से थोड़ा भी सक्रिय व्यक्ति होता है इसीलिए इन पदों से दूरी बनाकर चलता है, क्योंकि अब ये शक्ति के पद नहीं है, पावर के नहीं है, अधिकारिता के पद नहीं है या प्राधिकारिता के पद नहीं है। ये एक तरह से सेरेमोनियल पोजीशंस है। अब प्रेसिडेंट का जो ऑफिस होता है, डोंट यू थिंक इट इज लार्जली सेरेमोनियल इन नेचर एंड वेरी लेस अथॉरिटेटिव इन नेचर? तो प्राधिकारिता का अंश बहुत कम होता है। प्राधिकारिता का अंश तो मैं कहूंगा गवर्नर के ऑफिस में राष्ट्रपति के ऑफिस की तुलना में 20 गुना अधिक होता है। गवर्नर का ऑफिस भी सेरेमोनियल होता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा, चाहे यूनियन का या स्टेट का, उसका ऑफिस सेरेमोनियल होगा ही होगा। अब सेरेमोनियल के साथ कितना अथॉरिटेरियन है यही उसके अधिकार क्षेत्र को दर्शाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर के ऑफिस को अथॉरिटेरियन बनाया है। अब देखिए आर्टिकल 163, 166, 200। अरे भाई, प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन प्लानिंग के साथ कहीं भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं देता।